आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को वन शॉट वीडियो में ख़त्म करेंगे। नीट हो या फिर जेई दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते किसको हैं? तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला ये होता है CxH2O होल ट्वाइस वाई। अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू 6 रख दे तो हमारा C6H2O 6 हो जाएगा फॉर्म, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो C6H12O6 फॉर्म हो जाता है, जो कि हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी फॉर्मूलाज इस जनरल फार्मूला पे फिट कर जाएं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो कि इस जनरल फार्मूला पे फिट नहीं करते फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो C2H2O होल ट्वाइस 2 इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, जब में कि ये इस फॉर्मूले पे हमारा फिट कर रहा है CxH2O पे, तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, तो एसिटिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। दूसरा देखिए कि C6H12O5 ये एक कार्बोहाइड्रेट है, जब में कि ये इस फॉर्मूले पे हमारा फिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक्सेप्शन है। आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा मोनोसैकराहाइड्राइड्स। अब मोनोसैकराहाइड्राइड्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो वही लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू इनटू इट्स सिंपलर यूनिट। ठीक है, तो मोनोसैकराहाइड्राइड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, और जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ये एनसीईआरटी में तीनों दिया हुआ है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को हम फर्दर और भी हाइड्रोलाइज सिंपलर यूनिट में नहीं कर सकते, वैसे ही फ्रक्टोज भी है, वैसे ही राइबोज भी है। नेक्स्ट देखिए ओलिगोसैकराहाइड्राइड्स है। तो ओलिगोसैकराहाइड्राइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकराहाइड्राइड्स यूनिट में ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सुक्रोज की बात कर ले या फिर माल्टोज की बात कर ले, तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज देता है। वैसे ही माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी दोनों तो अल्फा डी ग्लूकोज ही फॉर्म होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि तीसरा है हमारा पॉलीसैकराहाइड्राइड्स। ठीक है, इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराहाइड्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइसोजन एंड गम्स। तो पॉलीसैकराहाइड्राइड्स में क्या है कि बहुत सारे मोनोसैकराहाइड्राइड्स यूनिट फॉर्म होंगे जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। अब देखिए कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कि इसका टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन शुगर। तो ये पूछा जाएगा कि तीनों में से नॉन शुगर किसको बोलते हैं, तो हमारा वो होगा पॉलीसैकराहाइड्राइड्स। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि हम लोग ग्लूकोज को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को बनाने का तरीका सबसे पहला है कि आप सुक्रोज से बना सकते हैं। अगर सुक्रोज को हम वाटर से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज फॉर्म होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है C6H12O6। ठीक है, तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज फॉर्म होगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम स्टार्च को वाटर से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारा क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ये जो वाला पार्ट है ये हमारा फिशन प्रोजेक्शन का पार्ट है, फिशर प्रोजेक्शन का। ठीक है, अब जरा काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। तो C लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं, कार्बन 6। वैसे ही हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 12 हो गए। और ऑक्सीजन का काउंट कर लिए तो 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हमारे पास ऑक्सीजन एटम हो गए। मतलब यही तो हम पीछे भी ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि देखिए C6H12O6 वही हमारा यहाँ पे भी आया। तो बस इसी को ये फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसी पूरे पार्ट को जरा साफ से फिर से देखते हैं।
इसी पूरे बात को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए अल्डिहाइड ऊपर वाला पार्ट जैसा का तैसा छोड़ दिए, नीचे वाला पार्ट अल्कोहल वैसा का वैसा छोड़ दिए, और ये जो बीच में 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन एटम है, उन सबको हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो वही काम किए हैं, ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप वैसा का वैसा लिख दिए, नीचे CH2OH अल्कोहल वाला पार्ट वैसा ही लिख दिए, और बीच वाले पार्ट को हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ग्लूकोज को फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब देखिए कि इसका हम रिएक्शन बात करेंगे तो ग्लूकोज अगर HI के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो N हेक्सेन फॉर्म करता है। ये क्या है, 6 कार्बन है, 3 4 5 6, तो इसको हम हेक्सेन बोलते हैं। तो जब कभी भी ग्लूकोज का रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमारा N हेक्सेन फॉर्म होगा। अब देखिए दूसरा है कि अगर हम ग्लूकोज का हाइड्रोक्साइल अमाइन से ट्रीट कराएं, NH2H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल अमाइन। अच्छा, एक बात यहाँ पहले सिखाते हैं हम कि अगर हमारे पास COH ये अल्डिहाइड वाला पार्ट है और ये हाइड्रोक्साइल अमाइन हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव्स है, NHH है ना, और OH NH2H होता है, तो बस हमको यहाँ से वाटर का माइनस करा देना है। ये हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते भी हैं, तो CH डबल बॉन्ड NOH बच जाएगा, कुछ ऐसा ही बचेगा। वही बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्साइल अमाइन से ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्साइम फॉर्म हो जाएगा। बस वही काम किए हैं, बस इसको वाटर निकाल दिए हैं और फिर हमारा ये ऑक्साइम फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि ग्लूकोज को अगर हम हाइड्रोक्साइल अमाइन से ट्रीट करेंगे तो हमारा ऑक्साइम फॉर्म होगा। वैसे ही अगर हम ग्लूकोज को HCN से ट्रीट कराएं तो फिर से आपका C डबल बॉन्ड OH वाला पार्ट HCN से ट्रीट होगा, HCN से, तो H पे पॉजिटिव CN पे नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होकर चल जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, साइनोहाइड्राइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ग्लूकोज को Br2 वाटर से ट्रीट कर रहे हैं, तो Br2 वाटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इस अल्डिहाइड वाले पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। जो अल्डिहाइड ग्लूकोज का पार्ट है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इसका नाम हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड है ना, तो एक साइड अल्कोहल लगा है, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, बीच में वो चारों कार्बन CHOH होल ट्वाइस 4 होगा यहाँ पे, तो इसको हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज कराएं किससे, वाटर से, तो इन प्रेजेंस ऑफ Br2 तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए कि अगर आप ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे, यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है। ठीक है, पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा। ठीक है, पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा जिसके पास 5 OH ग्रुप होगा। तो अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए कि अगर हम ग्लूकोज को HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं, अब देखिए HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा और अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में ये भी बदल गया और ये अल्कोहल वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, और इसी को हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे में दोनों साइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, दोनों को रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखिए कि ग्लूकोनिक एसिड को भी जब हम HNO3 से ट्रीट करेंगे तो ये भी हमारा सैक्रिक एसिड फॉर्म करेगा, इस पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो पहले से तो ग्लूकोनिक एसिड को हम कैसे, Br2 वाटर से, अगर हम ग्लूकोज को Br2 वाटर से ट्रीट करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होगा, और ग्लूकोनिक एसिड को अगर हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करें तो हमारा सैक्रिक एसिड फॉर्म होगा। या फिर ग्लूकोज को अगर हम डायरेक्टली भी HNO3 से ट्रीट कर दे, देखिए HNO3 से डायरेक्टली हम भी ट्रीट करेंगे तब भी हमारा सैक्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज जो है वो हमारा स्किफ टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ग्लूकोज स्किफ टेस्ट देता है या फिर नहीं, तो नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या कि ये तो हमारा स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन वाला पार्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें समझना क्या है कि देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पे हमारा निगेटिव चार्ज होगा।
कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, ठीक है, इस बात को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट वाला HOH है, इसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव और हाइड्रोजन पे हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये ऑक्सीजन निगेटिव वाला इस हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगा और ये O निगेटिव इस कार्बन से जाके मिल जाएगा, ठीक है। वही बात को हम लिखें कि देखिए यहाँ पे O से H मिल गया और ये बॉन्ड भी तो टूटेगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो ये OH मिल गया और इस कार्बन से जाके ये ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो बन रहा है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन पे, 1, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, तो फर्स्ट और 5 के बीच में बन रहा है, तो ऑक्सीजन एटम बन गया। अब देखिए जैसे ही इस कार्बन पे हम लोग OH ग्रुप लगा देते हैं, जैसे ही इस कार्बन पे हम OH ग्रुप लगा दिए तो ये कार्बन कायरल कार्बन बन गया। तो इस कायरल कार्बन को हम एक बार OH अगर राइट साइड रखते हैं तो एक बार हम लेफ्ट साइड भी OH रख सकते हैं और H का भी जगह हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारा OH राइट साइड होगा तो हम उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। जब हमारा OH राइट साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है, बस इस ऑक्सीजन को हम इस कार्बन से चिपकाएं और इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से चिपकाएं, ठीक है। तो जब हमारा OH राइट साइड होगा तो उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे और इसी OH को हम लेफ्ट साइड ले जाकर रख दें और H को राइट साइड ला दें तो बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कायरल कार्बन होने की वजह से इसके प्लेस को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पायरेन किसको बोलते हैं, तो पायरेन जो होता है वो हमारा एक रिंग होता है जिसमें 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। तो देखिए ये 1 ऑक्सीजन एटम है, काउंट कर लीजिए 5 कार्बन एटम भी होंगे, ठीक है। पायरेन यही था। आगे देखते हैं। अब देखिए कि अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा है फिशर प्रोजेक्शन से साइक्लिक स्ट्रक्चर, वही से अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे उसको देखते हैं, चलिए फिर से देखिए इसको। अभी पे हम लोग यहाँ देखिए, अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। साथ में ये OH वाला पार्ट, H वाला पार्ट, OH वाला पार्ट, H वाला पार्ट भी होगा। तो देखिए 5 कार्बन एटम का हम रिंग बनाएंगे जिसमें एक हमारा ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। और जो OH और H है, तो जहाँ कहीं भी OH राइट पार्ट में होगा या जो भी H हो या OH हो अगर राइट पार्ट में है तो राइट वाले पार्ट को हम डाउन में लिखेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट को हम अप में लिखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उस फिगर को समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम 5 कार्बन एटम का हम रिंग बना लिए जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम था, बिल्कुल सही बात है। अब हम ये बोले कि जो हमारा राइट में था उसको हम डाउन में लिखेंगे। हम बोले RD मतलब राइट में जो है उसको हम डाउन में लिखिए। देखिए OH वहाँ राइट में था पहले कार्बन एटम पे तो उसको हम डाउन में लिखे और हाइड्रोजन लेफ्ट में था तो उसको हम अप में लिखे। तो पहले कार्बन एटम पे साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखिए एक बार फिर से। पहले कार्बन एटम पे OH हमारा राइट में है मतलब वहाँ डाउन में होगा और H जो है वो हमारा लेफ्ट में है मतलब उसमें क्या होगा, अप में होगा। वैसे ही हम लोग किए हैं। देखिए OH हमारा राइट में था तो डाउन में लिखिए, H हमारा अप में था तो उसको हम H हमारा लेफ्ट में था तो उसको हम अप में लिखे। वैसे ही हमको करते जाना है, HOH 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 और ये CH2H, ठीक है। तो वही राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है, जो राइट में होगा उसको हम डाउन में, लेफ्ट में जो होगा उसको हम अप में लिखेंगे। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं उस फिगर को भी बनाने के बाद, ठीक है। अब देखिए कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का तो ये हो गया कि आपका OH वाला पार्ट डाउन में जाएगा, H वाला पार्ट अप में आएगा, ठीक है। और वहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज में क्या था कि हमारा OH वाला पार्ट जो है वो राइट साइड आएगा, ठीक है। OH वाला पार्ट क्या है, राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में क्या है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि बीटा डी ग्लूकोज में हम लोगों ने क्या किया था कि बस OH का जगह चेंज कर दिया था। क्या किया था कि उसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड भेज दिया था। तो यहाँ लेफ्ट मतलब क्या होगा, अप हो जाएगा। तो यहाँ OH क्या होगा, अप साइड चला जाएगा और H क्या होगा, नीचे चला जाएगा। मतलब इन दोनों में अगर स्ट्रक्चर में देखें तो हमारा एक ही जगह डिफरेंस आ रहा है, वो पहले कार्बन एटम पे। यहाँ पहले कार्बन एटम में OH जो है अप साइड में है और इसमें OH हमारा डाउन साइड में। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। अब देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का भी जनरल फार्मूला वही C6H12O6 होता है। इसमें ये एक कीटोनिक पार्ट होता है और इसमें भी हम लोगों को वही कहानी करना है। फिर से देख लीजिए कि इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पे हमारा
पॉजिटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चिपकेगा और ये कार्बन यहाँ पे चिपकेगा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए, उससे पहले हम लोग फ्यूरॉन पढ़ लेते हैं। फ्यूरैन किसको बोलते हैं? तो एक साइक्लिक रिंग है जिसमें 4 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, पायरेन में क्या था? तो 5 कार्बन एटम थे और 1 ऑक्सीजन एटम थे। ठीक है, अब देखिए कि वही स्ट्रक्चर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ जो ऑक्सीजन था वो इस कार्बन से चिपक गया और यहाँ वाला H जो है यहाँ पे आके चला गया, बाकी सारा पार्ट वही है। और इसी को अभी हम फिर से राइट साइड में OH ग्रुप को रखे हैं, तो अल्फा डी फ्रुक्टो बन जाएगा, फ्यूरेनोज। तो जब कभी भी हमारा OH राइट साइड में होगा तो हम अल्फा डी की बात करेंगे। अब इसी से हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हमारे पास टोटल साइक्लिक में है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना वो वाला पार्ट। अब देखिए कि बीटा वाले पार्ट में क्या है कि बस हम OH का पोजीशन चेंज कर दिए, इस बार इसको हम लेफ्ट साइड रख दिए, तो लेफ्ट वाले में हम बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज बोल देंगे। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, तो 5 कार्बन एटम हमारे पास रिंग में थे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हमारे रिंग में है। सॉरी, 5 कार्बन एटम रिंग में नहीं है, हमारे पास 4 कार्बन एटम रिंग में। देखिए ये तो बाहर है रिंग से, और टोटल रिंग में 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ भी 4 कार्बन एटम ही रिंग में होंगे। देखिए ये 2 वाला, ये 3 वाला और ये 4 वाला और ये 5 वाला, यही चारों तो रिंग में है, बाकी सब तो रिंग से बाहर है। और वही है लेफ्ट साइड में जो था वो नीचे होगा, लेफ्ट वाला पार्ट अप में होगा और राइट वाला पार्ट डाउन में होगा, RD और LU। देख लेते हैं पहले जो दूसरे कार्बन एटम पे हमारा इसमें क्या कहानी है। तो दूसरे कार्बन एटम पे जब आप देखिएगा एक बार क्लियर से, तो दूसरे कार्बन एटम पे हमारा OH वाला पार्ट राइट साइड में है, राइट साइड में है मतलब उसमें हमारा कहाँ जाएगा? डाउन में जाएगा। और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो CH2OH है, तो ये कहाँ पे जाएगा? अप में जाएगा। तो वैसे ही हम लोग इसको लिखे हैं। देखिए लेफ्ट वाला पार्ट को डाउन में लिखें, लेफ्ट वाले पार्ट को अप में लिखे और राइट वाले पार्ट को डाउन में लिखे, तो ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। और वैसे ही बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में क्या है कि बस OH को हमको ऊपर करना है और इस पार्ट को हमको नीचे करना है, बस हो गया। अब डाइसेक्राइड्स को देखते हैं, और डाइसेक्राइड्स में सबसे पहला है हमारा सुक्रोज। तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 1 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज हमारा फॉर्म होता है। अब इस 1 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज से हम लोग सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए अब ध्यान से देखना है कि हमारे पास ये अल्फा डी ग्लूकोज है और साथ में हमारे पास अल्फा डी फ्रुक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का स्ट्रक्चर पीछे भी समझा चुके हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज में हमारे पास 5 कार्बन एटम रिंग में होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम। बीटा डी फ्रुक्टोज में 4 कार्बन एटम रिंग में होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम, पीछे हम लोग देख चुके हैं। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से हम सुक्रोज कैसे बनाएंगे? तो ये जो C2 फ्रुक्टोज वाला और C1 ग्लूकोज वाला जो कार्बन है उसमें दोनों को मिला के हमको वाटर को माइनस कर देना है। या तो आप OH यहाँ से ले लीजिए और H यहाँ से लीजिए, या फिर OH यहाँ से लीजिए और H यहाँ से लीजिए, मतलब किसी में से भी OH और किसी में से भी H। ध्यान ये रखना है कि कार्बन 1 फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और सेकेंड कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, इन दोनों में से हमको वाटर निकाल देना है और इन दोनों के बीच लिंक बना देना है ऑक्सीजन एटम को बीच में लाके, और उसी को हम बोलते हैं ग्लाइसोडिक लिंकेज। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से OH निकाल लिए और यहाँ से H निकाल लिए और इस ऑक्सीजन को बीच में ला दिया। अब यहाँ दोनों कनेक्टेड भी हो गया और इसी को हम बोलते हैं ग्लाइसोडिक लिंकेज। तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से हमारा बन गया सुक्रोज। और किस किस कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग हुआ? तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज का और सेकंड बीटा डी फ्रुक्टोज का। अब देखिए कि माल्टोज को हम कैसे बनाते हैं। तो माल्टोज जो है वो 2 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। 1 मोल हम इधर लिए, 1 मोल हम इधर लिए, यहाँ भी बस वाटर को माइनस कराना है। OH यहाँ से लीजिए, H यहाँ से लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता था, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है माल्टोज में। वहाँ पे हम C1 C2 के बीच ग्लाइसोडिक लिंकेज बनाते थे और यहाँ पे हम C1 C4 के बीच ग्लाइसोडिक लिंकेज बनाएंगे। तो H2O को माइनस कर दीजिए और फिर जो आपका फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा?
माल्टोज फॉर्म होगा। देखिए वही किए हैं, H2O को माइनस करने के बाद जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, माल्टोज होगा। अब इसमें जो हमारा बॉन्डिंग हुआ वो C1C4 के बीच हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज में सॉरी सबसे पहला जो सुक्रोज था उसमें C1C4 के बीच, C1C2 के बीच हुआ था, और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज था। यहाँ पे C1C4 हुआ माल्टोज में, और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का ही मोल था। चलिए अब देखिए बीटा डी ग्लैक्टोज क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज आपको पहले भी बता चुके हैं कि 5 कार्बन एटम होते थे, एक ऑक्सीजन एटम होता था रिंग में। अब बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज में चौथे कार्बन पे ही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। अब 4 कार्बन पे ऐसा क्या होता है, तो बीटा डी ग्लूकोज में 4th कार्बन पे हमारा जो H होता है वो अपसाइड में होता है, मतलब एबव द प्लेन होता है, और OH जो है वो नीचे में होता है। और इसी चीज़ का हम रिवर्स कर देते हैं, OH को ऊपर कर देते हैं और H को नीचे कर देते हैं, किसमें, बीटा डी ग्लैक्टोज में। ठीक है, बीटा डी ग्लैक्टोज का भी स्ट्रक्चर सीख लिया कि बिल्कुल सेम है बीटा डी ग्लूकोज की तरह, बस 4th कार्बन पे रिवर्स कर देना है, मतलब OH को ऊपर कर देना है, H को नीचे कर देना है। अब देखिए कि लैक्टोज कैसे बनता है। तो लैक्टोज बनता है दो बीटा डी ग्लैक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, बीटा डी ग्लैक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से बनता है हमारा लैक्टोज। तो इसमें भी जो C1 है वो इसके C4 से कनेक्ट हो जाता है, और इसमें तो ऐसे निकलेगा वाटर, ऐसे क्रॉस में, क्योंकि यहाँ पे तो OH है नहीं। तो बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनाता है, C1C4 के पास लिंकेज होता है। तो देखिए लिंकेज होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, यहाँ से OH था और यहाँ पे भी OH था, तो ऐसे ही रिवर्स ही तो जाएगा। तो बीटा डी ग्लैक्टोज किससे बना, सॉरी लैक्टोज किससे बना, तो बीटा डी ग्लैक्टोज वो भी कार्बन फर्स्ट पे, और बीटा डी ग्लूकोज वो कार्बन 4 पे। ठीक है, तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर ये था। अब देखिए कि हम लोग स्टार्च की बात करते हैं। तो स्टार्च जो है वो पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, और कंसिस्ट करता है 2 कंपोनेंट, एक है एमाइलोज और दूसरा है हमारा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। अब एमाइलोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एमाइलोज जो है वो एक लॉन्ग चेन है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। ऐसा 200 से लेके हम 1000 चेन ले सकते हैं, जिसमें होता क्या है कि पहले कार्बन ऑफ 1 और दूसरे का चौथे कार्बन ऑफ दूसरा, मतलब C1C4 के बीच में लिंकेज होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इधर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि पहले और चौथे कार्बन के बीच एक का पहला कार्बन दूसरे का चौथा कार्बन के साथ लिंकेज बनता है, और इस लिंकेज को हम अल्फा लिंक भी बोलते हैं। तो ऐसे ही कर करके हम एमाइलोज का पिक्चर बना देते हैं कि ये एक लॉन्ग चेन है जिसमें C1C4 के बीच लिंकेज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जनरली एनसीईआरटी में 3 ही लिया गया है, और भी आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमाइलोपेक्टिन का। तो देखिए एमाइलोपेक्टिन में क्या है कि आपको पहले एमाइलोज बना लेना है। एमाइलोज कैसे बनता है, अभी पीछे देखे हैं कि अगर आपको एमाइलोज बनाना है तो आप अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते चल जाइए और C1C4 में रिलेशन बना दीजिए, मतलब लिंक बना दीजिए। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन जब आपको बनाना है तो पहले आप नीचे में एमाइलोज बना लिए, और इस एमाइलोज के 6th वाले कार्बन से आपको चेन एक निकाल देना है, मतलब ब्रांच निकाल देना है, सिंपली बोल सकते हैं ब्रांच निकाल सकते हैं। और वो ब्रांच अगले फिर अल्फा डी ग्लूकोज के किसी स्ट्रक्चर से पहले कार्बन से कनेक्ट होके फिर ये लिंक बना देगा, और इसी को हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज में आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, और बीटा डी ग्लूकोज बना के आपको पहले और चौथे कार्बन के बीच लिंक बना देना है। तो देखिए इसका अगर हम, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का, ये भी बीटा डी ग्लूकोज का, और ये भी बीटा डी ग्लूकोज का। अब बीटा डी ग्लूकोज का एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे ही 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि पहले और चौथे कार्बन के बीच हमारा बॉन्ड बन रहा है, वैसे ही यहाँ भी चौथा और पहला के बीच बनेगा, फिर से ये आगे चलते जाएगा। तो सेलुलोज कैसे फॉर्म होता है, तो बीटा डी ग्लूकोज में C1C4 का आप लिंकेज कराते चले जाइए और ये फिर फॉर्म होते चला जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कि हम लोग अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो अमीनो एसिड जो होता है वो हमारा एक NH2 ग्रुप को कंटेन करता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करता है। अब इसमें भी हमारे पास दो तीन टाइप के हैं कि अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, बीटा अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, डेल्टा गामा ये सब है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से अगर हमारा अमीनो ग्रुप लगा है तो इसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। वैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोले, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोले, और बीटा कार्बन से अगर NH2 लगा है तो ये बीटा अमीनो एसिड हो गया। फिर ऐसे ही बीटा के बगल वाले कार्बन को अगर लगा देते और उससे हम NH2 लगाते तो वो गामा अमीनो एसिड होता। फिर एक और कार्बन ले ले और उसी से हम अमीनो ग्रुप को लगा दे तो वो डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो नेचुरल अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ जो R होता है ये चेंज होते रहता है, ये R होता है जो चेंज होते रहता है। इसी बात को, इसी पूरे फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखें NH2 CH C डबल बॉन्ड OH और R। अब R जब जब चेंज होगा तब तब इसका नाम भी चेंज होता है। तो सबसे पहले हम R की जगह H रख दे रहे हैं, तो R की जगह H रखे तो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसका नाम ग्लाइसाइन होता है। 3 वर्ड में अगर हम लिखे तो ग्लाई होगा और 1 वर्ड में लिखे तो G होगा। वैसे ही R की वैल्यू अगर हम CH3 रखें तो हमारा अलालाइन फॉर्म होगा, 3 वर्ड में बोले तो ALA और 1 वर्ड में बोले तो A होगा केवल। ठीक है, अब देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले हम देखिए कि प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, और कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या है वो आगे बताते हैं। देखिए डाइपेप्टाइड सबसे पहले हम किसको बोलते हैं, तो डाइपेप्टाइड हम, अगर हमारा एक कार्बोक्साइल ग्रुप जैसे ग्लाइसाइन ही बोल दीजिए, अगर दूसरे अमीनो ग्रुप अलानाइन से कनेक्ट हो जाए तो उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या बोले कि अगर एक कार्बोक्साइल ग्रुप दूसरे अमीनो ग्रुप से कंबाइन हो जाए तो उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। अब देखिए इस डाइपेप्टाइड में होता क्या है कि आपको कार्बोक्साइल ग्रुप मतलब जो पहले लिखा है उसमें से OH माइनस कीजिए और जो बाद में लिखा है उसमें से H माइनस कीजिए, मतलब ओवरऑल हमको वाटर निकालना है। और जब हम 1 मोल ऑफ वाटर निकालते हैं तो इसको भी हम डाइपेप्टाइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए CO और NH के बीच ये बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। वाटर निकालने के बाद जो CO और NH के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ट्राइपेप्टाइड क्या है, तो आपको 2 मोल ऑफ वाटर निकालना है तो ट्राइपेप्टाइड हो जाता है। तो एक तो हमारा पहले से डाइपेप्टाइड वाला एग्जांपल लिए हुए हैं और उसमें एक और अमीनो एसिड को ऐड कर दिए, यहाँ से भी वाटर निकाल दिए और यहाँ से भी हम एक और मोल ऑफ वाटर निकाल दिए। देखिए फिर से देखते हैं इसको थोड़ा क्लियर से। देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल के वाटर निकाल दिए, तो बाकी ये पूरा पार्ट लिख दिए CONH, और इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और फिर यहाँ से भी OH निकाले और यहाँ से H निकालेंगे तो फिर से हमारा ये बॉन्ड बनेगा जो उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये डाइपेप्टाइड था तो उसमें 1 मोल ऑफ वाटर निकाले, ट्राइपेप्टाइड में 2 निकाले, टेट्रा में 3 निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। डीनेचुरेशन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दीजिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, तो आप हीट करके भी कर सकते हैं या फिर pH इफेक्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी वह मतलब 1 डिग्री का डीनेचुरेशन नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 डिग्री का कर सकते हैं, 3 डिग्री का कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही बात था इसमें। अब देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो A, D, E के आर द फैट सॉल्यूबल, और B, C जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है। काफ़ी सिंपल है, B, C याद होता है कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, और A, D, E के जो है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA यील्ड्स अ पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब DNA मॉलिक्यूल में जो शुगर मोइटी होता है वो βD2 डिऑक्सीराइबोज होता है, और फिर RNA मॉलिक्यूल में जो होता है वो हमारा βD राइबोज होता है। तो RNA मॉलिक्यूल में βD राइबोज और DNA में β2D डीऑक्सीराइबोज होता है। अब दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों 4 कार्बन एटम होंगे, दोनों के रिंग में 1 ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, अब जो डिफरेंस है हमारे पास यहाँ, वो डिफरेंस है कार्बन 2 पे,
कि इसके कार्बन 2 पे अप प्लेन में H है और सेकेंड नीचे वाले प्लेन में OH है, और यहाँ एवब हो या बिलो हो दोनों में हमारा HH है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए, याद होना भी चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि डीएनए कंटेन करता है 4 बेसेस, एडेनाइन, ग्यूनेनाइन एंड साइटोसाइन एंड थाइमाइन, और आरएनए भी कंटेन करता है 4 बेसेस, लेकिन ऊपर का एडेनाइन, ग्यूनेनाइन एंड साइटोसाइन सेम रहता है जैसा कि डीएनए में रहता है, बस चौथा चेंज हो जाता है, वो है यूरेसिल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं चारों का। देखिए अर्डेनाइन का ये है, ग्यूनेनाइन का ये है, साइटोसाइन का ये है, थाइनाइन का ये है और यूरेसिल का ये है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो एक यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस एट पोजीशन 1 इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो जो आप स्ट्रक्चर अभी बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस का देखे थे, बस लगभग सब कुछ सेम है, बस उस OH की जगह आपको यहाँ पे बेस ला देना है। एक बार फिर से देखिए उसका स्ट्रक्चर पीछे वाले का, यहाँ पे OH था, इसकी जगह पे हमको बेस ला देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। तो बीटा डी राइबोज का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो उससे हमारा ये न्यूक्लियोसाइड का भी स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या है कि पहले कार्बन पे आपको बेस लगाना है, बाकी HOH और फिर ये वाला पार्ट सेम रहेगा। और वैसे ही अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड की, तो इस जो 5वें कार्बन पे हमको एक फॉस्फोरिक एसिड लगा देना है। 5वें कार्बन पे हमारा फॉस्फोरिक एसिड लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो साइड में और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, तो दोनों लगभग सेम ही है, बस 5वें कार्बन पे न्यूक्लियोटाइड में हमको क्या लगा देना है, फॉस्फोरिक एसिड लगा देना है, ठीक है। चलिए